हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को और इसके अंतर्गत कर रहे हैं उसका फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। और पिछली क्लास में हमने इससे संबंधित कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था। आज वहीं से टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है रासायनिक संयोग के नियम या रासायनिक संयोजन के नियम, जैसे कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अब समझते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, आप जानते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो उनसे किसी नए तत्व का निर्माण होता है, तो इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। या कोई एक ही तत्व है, यदि उसको गर्म कर दिया जाए तो भी क्या होता है, वो अवघटित हो जाता है, यानी कि एक से अधिक तत्वों में टूट जाता है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए, पूर्ण होने के लिए जिन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, उन्हीं नियमों को हम क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग के नियम। आप चाहें तो परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, उन्हीं नियमों को हम क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग के नियम। अब यह तो हमें समझ में आ गया कि रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं। अब ये समझते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। जो एनसीईआरटी की किताब में है, रासायनिक संयोग के मुख्यतः 5 नियम दिए गए हैं। इसमें जो पहला नियम है, जिसे हम कहते हैं, पहला नियम जो है वह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ द्रव्यमान यानी कि मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? इसके अनुसार किसी भी भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद उत्पन्न हुए उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो मेरी बात को आप शब्द बाय शब्द हम इसको समझते हैं। यह कहता है कि किसी भी भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रिया में, तो यहां पर हम मुख्यतः रासायनिक अभिक्रिया ले रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक मतलब जैसे मैंने कोई 2 तत्व ले लिए, मान लेते हैं मैंने एक ले लिया P एलिमेंट ले लिया और उसके साथ मैंने किसी Q को मिला दिया, तो एक रासायनिक अभिक्रिया हुई जिससे हमें R तथा S 2 नए उत्पाद हमें प्राप्त हो गए। तो इनको हम क्या नाम देते हैं? यह हमारे होते हैं अभिकारक। अभिकारक। और जो ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया अपघटित होने के बाद, तीर का निशान बताता है कि अभिक्रिया से पहले हमने इन दोनों पदार्थों को आपस में मिलाया, और तीर का निशान बताता है कि बाद में हमें इन दोनों पदार्थों की बजाय यह 2 नए उत्पाद मिल गए। तो अभिक्रिया के बाद जो नए हमें मिलते हैं पदार्थ, उन्हें हम कहते हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो P तथा Q को यदि हम आपस में जोड़ें तो उससे R तथा S मिल रहा है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है तो P तथा Q का जो कुल योग होगा, कुल द्रव्यमान होगा, वो बराबर होना चाहिए तथा R तथा S के द्रव्यमान के। यही इन्होंने परिभाषा में बताया है कि किसी भी भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये कहते हैं किसी भी भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई, हम कह सकते हैं, नया पदार्थ उत्पन्न होता है और न ही कोई पदार्थ नष्ट होता है। इसका अर्थ है कि अभिक्रिया से पहले कुल मिलाकर के जितना द्रव्यमान पदार्थों का होगा, अभिक्रिया के बाद उतना ही द्रव्यमान नए पदार्थों का होगा। तो आप दोनों में से किसी को भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं या समझ सकते हैं परिभाषा को। यहां हम एक एग्जांपल और लेते हैं। हम कह रहे हैं कि हमने जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिया CaCO3, यह जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म, तो हमें प्राप्त होता है CaO + CO2 यानी कि चूना और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। यह क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इससे क्या बन रहा है, चूना बन रहा है, और साथ में ये क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं इसे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 चीजें बन रही हैं। तो अब यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा है, द्रव्यमान है, वो यदि हम 100 ग्राम लें
तो हम देखते हैं जो हमारे पास उत्पाद बन रहे हैं कौन कौन से, चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 56 ग्राम और इसका जो मान होता है वो होता है हमारा 44 ग्राम। इन दोनों का यदि योग करेंगे 56 प्लस 44 तो हमें कितना मिलता है 100 ग्राम। इसका अर्थ है कि अभिक्रिया से पहले जो हमारा अभिकारक थे जो कि क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था, उसका जो द्रव्यमान है वो बराबर है उत्पादों के द्रव्यमानों के योग के। तो यहीं से हमारा क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्यापित होता है। तो मुझे लगता है काफी आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि क्या वर्तमान समय पर भी यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम करता है क्या ये, क्योंकि ये तो काफी पहले इसकी खोज हुई थी और हम कहते हैं कि आप वर्तमान समय में भी ये लागू होता है। तो वर्तमान समय पे यदि हम बात करें तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के मिलने से यदि ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो, कोई ऊर्जा उत्पन्न हो, उन सब के लिए तो हमारा यह जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम वह सत्यापित है, सत्य है। और जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों से मिलने से, अभिकारकों के मिल जाने से कुछ ऊर्जा उत्पन्न हो, चाहे वो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में हो, चाहे वो ऊर्जा प्रकाश के रूप में हो, उन स्थितियों में द्रव्यमान संरक्षण का जो हमारा नियम होता है वो कहीं कहीं हमारा मिस कर जाता है। क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, हमने कहा था कि जो आइंस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार उसने फॉर्मूला दिया था E = mc², जहां E क्या होती थी ऊर्जा, M क्या होता था द्रव्यमान और C क्या होता था प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, इसका क्या है वर्क। तो इससे पता चलता है द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अब किसी रासायनिक हमारी अभिक्रिया कोई है रासायनिक रिएक्शन, यदि उसमें हम अभिकारकों को मिलाते हैं, कहीं कोई प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, कहीं पर कोई हीट उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जो द्रव्यमान होगा वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता कि कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से जो हमारे अभिकारकों का जो द्रव्यमान होगा वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो आपको यह बात जरूर ध्यान रखनी है। अब मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस जो नियम हमारा ये था इसको लेवज़िए ने प्रस्तुत किया था। अब हम चलते हैं दूसरे नियम पे जिसे हम कहते हैं सरल अनुपात का नियम। दूसरा नियम है हमारा सरल अनुपात का नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सिंपल प्रोपोर्शन। अब देखिए सरल अनुपात का नियम क्या है। सरल अनुपात का नियम यह कहता है कि कोई भी हमारा यौगिक है, अब यौगिक कौन कौन से होते हैं इसको भी समझिए। यदि दो अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में संयुक्त होते हैं एक निश्चित अनुपात में, जब हमने द्रव्य की इसी चैप्टर में द्रव्य की हमने उसके वर्गीकरण किया तो वहां आपको यौगिकों के बारे में डिटेल में समझाया था और वहां बताया भी था यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक तथा कार्बनिक। तो यौगिक क्या होते हैं, जब दो अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तो उनसे जो उत्पाद बनता है उसी को हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं यौगिक। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो जल है उसका सूत्र होता है H2O, या हम दूसरा ले कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है CO2। तो इनमें आप यदि देखेंगे तो इसमें क्या क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तरीके के परमाणु हैं, यह आपस में मिल रहे हैं और तब क्या हो रहा है, एक जल के अणु का निर्माण हो रहा है और यह क्या है, एक यौगिक है। ठीक इसी प्रकार से नीचे देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो रहा है इसमें तो वो एक यौगिक का निर्माण कर रहा है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब सरल अनुपात का नियम क्या कहता है, सरल अनुपात का नियम कहता है कि कोई भी यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए उसके जो अवयवी परमाणु होंगे, अवयवी तत्व के परमाणु जो होंगे उनके द्रव्यमानों में हमेशा सरल अनुपात होगा। तो क्या अर्थ हुआ इसका और डिटेल में समझते हैं।
हमने कहा जो जल है वो हमारे दो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। किस किस से बना हुआ है? हम कहें एक हाइड्रोजन से और एक किससे मिला हुआ है? ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के कितने परमाणु इसमें प्रयोग आ रहे हैं? दो परमाणु। और ऑक्सीजन का कितना है? एक परमाणु। तो हाइड्रोजन का परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा और ऑक्सीजन के परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा, इनका जो अनुपात होगा वह हमेशा कांस्टेंट होगा, नियत होगा, सरल अनुपात होगा। चाहे आप इस जल को लेबोरेटरी में बनाइए, चाहे आप नदी से लीजिए, चाहे आप किसी और विधि से लीजिए, लेकिन जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो नियत होगा। ठीक इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयुक्त होकर के कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो इनके द्रव्यमानों का अनुपात होगा, इनके परमाणु के द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा? नियत होगा। तो पहले तो आप चाहें तो परिभाषा लिख ले कि सरल अनुपात के नियमानुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्व के परमाणु द्रव्यमानों में हमेशा एक सरल अनुपात होता है, चाहे वह किसी भी स्रोत से, किसी भी विधि से तैयार किए जाएं। तो यह तो मेरे ख्याल से इसकी परिभाषा होगी। अब जब यहां पर बात आती है कि यौगिक के जो जिन तत्वों से मिलकर यौगिक बना हुआ है उसके परमाणु द्रव्यमान, ये बात यहां पर एक आ गई। तो हो सकता है आपको परमाणु द्रव्यमानों के बारे में जानकारी ना हो, तो यहां हम उसे भी क्लियर करते हुए चलते हैं उस बात को। और हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको पीछे की कोई भी चीज यदि आएगी हमारे 11th फिजिक्स में या आगे की ओर देखेंगे 12th फिजिक्स में भी, तो उसको हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट को वहीं आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। क्योंकि यहां परमाणु द्रव्यमान आ रहा है तो आपको परमाणु द्रव्यमानों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला तो क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, यह समझ लीजिए। परमाणु द्रव्यमान की जहां तक डेफिनेशंस है और उसके बारे में डिटेल चर्चा है वो इसी चैप्टर में, ये इस टॉपिक के बाद अगले टॉपिक में हम पूरी क्लियर कर लेंगे। परमाणु द्रव्यमान का अर्थ होता है कि परमाणु के नाभिक में जो न्यूट्रॉन्स तथा प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, लगभग उनके द्रव्यमानों के योग को हम क्या कहते थे? परमाणु द्रव्यमान कह देते हैं। या आप कह सकते हैं इसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो किसी भी परमाणु में उपस्थित जो तीनों कण हैं, इन सब का यदि द्रव्यमानों का योग कर दिया जाए तो हमें परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता है। अब आपने क्या करना है, डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे। आपको एक से लेकर के परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 20 तक के सारे तत्व आपको एक तो याद करने हैं, और प्लस उनका परमाणु क्रमांक और साथ में उनका परमाणु द्रव्यमान भी आपको याद होना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो आप चाहें तो एनसीईआरटी में ही अगले चैप्टर में ये पूरी की पूरी डिटेल में इसको लिखा गया है, बताया गया है एक टेबल के रूप में। तो हम यहां पर क्या रख रहे हैं उसको लिख रहे हैं, आप इसको जरूर याद कीजिएगा। तो सबसे पहले 1 से लेकर के 20 तक के तत्व लिख रहे हैं, उनके परमाणु क्रमांक और एक उनके परमाणु भार। तो लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं परमाणु क्रमांकों को। तो परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक क्या हो जाएंगे? ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 11। थोड़ा पास पास लिखें तो मुझे लगता है पूरे आ जाएंगे। पास पास लिख लेते हैं, एक ही लाइन में पूरा हो जाएगा तो यहां हमारा काम चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब कौन कौन से तत्व होते हैं जिसका ये है परमाणु क्रमांक जो हमने क्रम से लिखा हुआ है 1 से 20 तक। तो पहला परमाणु क्रमांक किसका होता है? ये होता है हाइड्रोजन का, दूसरा हीलियम का, तीसरा लिथियम का, चौथा बेरिलियम का, इसको लिख लेते हैं Be। पांचवा हमारा हो जाता है बोरान का, छठवां हमारा होता है कार्बन, सातवां होता है नाइट्रोजन, आठवां होता है ऑक्सीजन, नौवां होता है फ्लोरीन, 10वां होता है नियॉन, सोडियम का क्या होता है 11, मैग्नीशियम का क्या होता है 12, एल्युमिनियम का क्या होता है 13, सिलिकॉन का क्या होता है 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, ऑर्गन का 18 और पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का क्या होता है 20। तो ये हमने क्या लिख लिया है? यह हमने लिख लिया इनके परमाणु क्रमांक 1 से लेके 20 तक। अब आपको परमाणु
द्रव्यमान भी इनके याद होने चाहिए, तभी हम इस नियम को अच्छे से समझ पाएंगे। तो परमाणु द्रव्यमान मैं यहां पर लिख रहा हूं, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक ही होता है, हीलियम का हमारा होता है 4, लिथियम का जो हमारा होता है वो होता है 7, बेरिलियम ये जो हमारा है ये हमारा होता है 11, बोरान का हमारा होता है बेरियम का 9, और बोरान का होता है 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का होता है 19, नियोन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का, ध्यान रखिए क्लोरीन एक ऐसा है जिसको कि हम डेसिमल में लिखते हैं, ये होता है हमारा 35.5, 35.5, और ऑर्गन का होता है हमारा, क्लोरीन का 17, ऑर्गन का 18 का होता है हमारा 40, और पोटेशियम का होता है 39, और कैल्शियम का होता है 40। तो आपको 1 से लेकर के 40 तक के जितने भी परमाणु क्रमांक के तत्व हैं, 1 से लेकर 20 तक के, और उनके जो परमाणु भार हैं, यह आपको जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये आपको याद नहीं हुआ तो मुझे लगता है थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। अब हम चलते हैं अपने इसको मिटा देते हैं। अब हम सबसे पहले चलते हैं जल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने कहा जल जो है उसका सूत्र होता है H2O। तो अब हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? यहां पर दो हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 1, तो 2 गुणा हाइड्रोजन, 1 गुणा। तो यह हम बस इसके परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात देखते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, नीले से लिखा है हमने, परमाणु द्रव्यमान 1, तो क्या हो गया 2 गुणा 1। और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु द्रव्यमान 16, तो क्या लिख लेंगे सीधे, हमारे को क्या करना है 1 गुणा 16। तो क्या आ गया 2 एकम 2, और ये कितना आ गया 16। इन दोनों का अनुपात देखें तो 1 अनुपात 8। इसका अर्थ है कि आप जल का, यौगिक जो जल है उसके अणु को कहीं से भी प्राप्त कीजिए, चाहे आप लेबोरेटरी में बनाइए, चाहे आप कहीं समुद्र से लीजिए, चाहे वर्षा का जल लीजिए, उसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो हमेशा 1 अनुपात 8 के रेशियो में ही होगा। तो यही हमारा क्या है, सरल अनुपात। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का देख ले तो यह है C अनुपात O2, यानी कि 1 गुणा C अनुपात 2 गुणा O, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 परमाणु हैं। तो कार्बन का परमाणु भार कितना है? अब देखिए 1 गुणा कार्बन का कितना है, कार्बन के 6 दूनी 12, अनुपात ऑक्सीजन के कितने होते हैं 16। आप यहां देखिए ऑक्सीजन के कितना परमाणु भार 16, तो क्या आ जाएगा 12 एकम 12, अनुपात 16 दूनी 32। इसका अर्थ है इसको किसी एक कॉमन फैक्टर से यदि डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4 तियां 12 और 4 8 32, 3 अनुपात 8। तो कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा वो हमेशा 3 अनुपात 8 के बराबर होगा। तो यही हमारा क्या है, सरल अनुपात का नियम, कि कोई भी यौगिक किसी भी विधि से, किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, उसके जो घटक होंगे, जो घटक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वह हमेशा एक सरल अनुपात में, या आप कह सकते हैं नियत अनुपात में होंगे। सरल के साथ साथ आप चाहें तो ये कहते हैं सरल अनुपात का नियम, या नियत अनुपात भी कह सकते हैं, यानी कि इनका अनुपात कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। तो मुझे लगता है दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रासायनिक संयोग का जो तीसरा नियम है उसे हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपेशन। तो क्या होता है गुणित अनुपात का नियम? इस नियम के अनुसार जब कोई 2 तत्व आपस में संयोग करके किसी यौगिक का निर्माण करें, और यौगिक भी इस प्रकार से हो कि उन दोनों तत्वों के संयोग से 2 या 2 से अधिक यौगिक बन रहे हो, या आप कह सकते हैं 1 से अधिक यौगिक बन रहे हो, तो किसी एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, किसी एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के जो द्रव्यमान है, जिन द्रव्यमान से भिन्न भिन्न द्रव्यमानों से संयोग करता है, तो उन भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है। तो लिख लेते हैं इसे, क्योंकि यह नियम थोड़ा सा बच्चों को मैंने देखा है कि काफी थोड़ी परेशानी होती है इसको समझने में। तो इस नियम को हम लिख करके एक एक वर्ड टू वर्ड इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या है गुणित अनुपात का नियम? इसके अनुसार जब कोई
दो तत्व आपस में संयुक्त होकर एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, यौगिकों का निर्माण, एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो पहले तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है। अब इसी को हम कह देते हैं गुणित अनुपात का नियम। तो अब समझते हैं इस चीज को। हमने इसको समझने के लिए क्या कहा इन्होंने कि जब कोई दो तत्व आपस में संयुक्त होकर, तो कोई दो तत्व ले लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, मैंने लिया कार्बन, ले लिया एक, और दूसरा ले लिया मैंने ऑक्सीजन। तो क्या करें, जब कोई दो तत्व आपस में संयुक्त होकर एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयुक्त होकर के क्या क्या बना सकते हैं? एक बना सकते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरे बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो यौगिक बन गए। किनसे? इन कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से दो प्रकार बन सकते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है। तो अधिक का निर्माण करते हैं, तो पहले तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले, तो कोई पहला तत्व कौन सा है? मान लेते हैं हमने कार्बन ले लिया, इसका निश्चित द्रव्यमान यहां भी सी है, यहां भी सी है। तो क्या कहा कि निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में, तो दूसरा तत्व कौन सा है? ये वाला तत्व है दूसरा, और यहां पर ये वाला तत्व क्या है? दूसरा, ऑक्सीजन। दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है। तो अब समझिए, क्योंकि हमने परमाणु द्रव्यमान के बारे में आपकी टेबल यहां पर बना रखी है। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में क्या अनुपात है। CO की यदि बात करें तो इसमें आ जाएगा, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है इसलिए 16। आप देख रहे हैं कार्बन का कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का 16। इसमें चले कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन का कितना है? 12, क्योंकि एक ही कार्बन है। और ऑक्सीजन के कितने? क्योंकि दो परमाणु है, एक परमाणु का परमाणु भार कितना है? 16, तो दो का कितना हो गया? 32। तो पहला हमने कहा था पहले तत्व के निश्चित द्रव्यमान, तो पहला तत्व कौन सा है? कार्बन। इसका निश्चित द्रव्यमान यहां भी 12 है और यहां भी द्रव्यमान 12 है। तो इससे संयुक्त होने वाले दूसरा तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। इनके द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होगा। तो सरल अनुपात क्या है? यानी कि 16:32। तो क्या जगह 1:2। तो यही हमारा क्या है? गुणित अनुपात का नियम है। तो एक एग्जांपल हमने दे दिया, हो सकता है कुछ आपके मन में डाउट्स रह गए हों, तो इसको एक और एग्जांपल से हम करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा हमने लिया है, मान लेते हैं हाइड्रोजन ले लेते हैं। एक हमने तत्व लिया हाइड्रोजन और दूसरा लिया हमने ऑक्सीजन। अब ये दोनों आपस में संयुक्त होकर के फिर से दो तत्वों का निर्माण कर रहे हैं। एक हमारा हो गया जल और दूसरा हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। अब फिर से इसमें पहला तत्व जिसका निश्चित द्रव्यमान है वो कौन सा है? H2। यहां पर भी H2 है, यहां पर भी H2 है। और जो दूसरा तत्व जिसके अलग अलग द्रव्यमान संयुक्त हो रहे हैं H2 के साथ, वो कौन से हैं? ऑक्सीजन है, यहां पर H है, यहां पर क्या है? HO2 है, यहां पर O है, यहां पर O2 है। यानी कि यहां पर एक परमाणु जुड़ रहा है, यहां पर दो परमाणु जोड़ रहे हैं। तो अब इसको कैसे समझेंगे? तो अब इन दोनों का यदि अनुपात निकालें तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। तो हम यदि यहां पर, जैसे हमने यहां पर निकाला था, यदि H:O निकालें इसके लिए, तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 परमाणु। तो उनका परमाणु भार टोटल कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 होता है, एक परमाणु का 1 परमाणु भार है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 अनुपात। ऑक्सीजन के कितना होता है परमाणु भार? 16। तो ये हमारा यहां पर आ गया। इसका भी निकालें H:O।
तो H कितना है, फिर से 2 ही है, हमारे 2 परमाणु है तो 2 अनुपात। ऑक्सीजन के कितने हैं, यहां 2 परमाणु है, एक का परमाणु भार कितना है 16, तो 2 का कितना हो गया 32। तो अब हाइड्रोजन का यहां पर भी कितना परमाणु भार है 2, दूसरे यौगिक यानी कि H2O2 में भी परमाणु भार कितना है 2, तो ये पहले तत्व का निश्चित द्रव्यमान क्या हो गया 2 हो गया। इसके साथ संयुक्त हो रहे हैं ऑक्सीजन के अलग अलग भिन्न भिन्न द्रव्यमान, तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान कौन से, यहां पर 16 है, यहां पर 32 है, तो इनमें एक सरल अनुपात होगा, यानी कि हम कह सकते हैं 16 अनुपात क्या होगा 32, फिर से कटेगा यानी कि 1 अनुपात 2। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम तीसरे एग्जाम्पल में हम तत्व ले रहे हैं, मान लेते हैं मैंने ले लिया एक नाइट्रोजन और दूसरा हमने ले लिया ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में संयुक्त होते हैं तो इसमें तो 2-2 बनते थे, इसमें बनते हमारे 5, यानी कि नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड बनते हैं। कौन कौन से, पहला हमारा बनता है N2O, दूसरा बनता है N2O2, तीसरा बनता है N2O3, चौथा बनता है N2O4, पांचवा बनता है N2O5। अब जो ये वाले हैं N2O2 जो है, जब रासायनिक सूत्र को हम तैयार करते हैं तो N2O2 को बहुत सी जगह आप NO भी देखेंगे, ये N2O4 को बहुत सी जगह NO2 भी देख लेंगे। तो फिलहाल हम इन पे चर्चा कर रहे हैं, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे और इस पे। अब यहां पर अब देखने की बात यह है कि फिर से हम अपनी परिभाषा में चलते हैं, तो ये क्या कहते हैं, पहले तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले। तो पहला तत्व फिर से कौन सा हो गया नाइट्रोजन, यहां पर भी क्या है N2, यहां पर भी क्या है N2, यहां पर भी N2, N2, N2। तो पहले तत्व का द्रव्यमान क्या है, पहला तत्व कौन सा हो गया नाइट्रोजन हो गया, और उसका निश्चित द्रव्यमान सब जगह क्या है N2 है। अब इन दोनों के द्रव्यमानों का यदि अनुपात निकालें तो देखिए N अनुपात O, मैं यहां लिख रहा हूं N अनुपात O। तो अब इस तत्व के लिए अनुपात निकालें तो क्या है, नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं 2, तो नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 अनुपात। ऑक्सीजन का एक परमाणु है तो इसका परमाणु भार कितना होता है ऑक्सीजन का 16, तो हमने क्या लिख लिया यहां पर 16 लिख लिया। दूसरे में चले, नाइट्रोजन के तो 2 ही हैं, तो यानी कि क्या हो गया 28 अनुपात। ऑक्सीजन के कितने हो गए 2, तो 16 दूनी 32। यहां पर चले, नाइट्रोजन के कितने 2 ही हैं, यानी कि क्या होगा परमाणु भार, तो 28 होगा। ऑक्सीजन के कितने हो गए 3, यानी कि 16 32 16 3 48। इसी प्रकार यहां पे चले N2 है, तो यानी कि इसका परमाणु भार कितना होगा 28। ऑक्सीजन के कितने हो गए 4, तो 16 चक्को 64। इसमें चले, पहला क्या है N2 का फिर से क्या हो गया 28, और दूसरा ऑक्सीजन के 5 परमाणु है, तो 5 परमाणु का द्रव्यमान जो होगा परमाणु द्रव्यमान वो होगा 16 पंजे 80। तो पहले तत्व के समान द्रव्यमान या निश्चित द्रव्यमान से, तो पहला तत्व का निश्चित द्रव्यमान क्या है 28 है सारे के सारे यौगिकों में। दूसरे तत्वों में अनुपात आपको देखना है, तो क्या अनुपात है, पहले ऊपर से देखिए 16 अनुपात क्या है 32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80। तो जी 16 से काट दें तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। तो N तथा O आपस में मिलकर के जितने भी यौगिक बना रहे हैं उन सब में एक सरल अनुपात है, और इसी को हम क्या कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। अब चाहें तो कोई भी दूसरे यौगिकों को लेकर के और आप उनमें यही नियम लगाइएगा, और आप देखिएगा कि पहले तत्व के समान द्रव्यमान से दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो संयोग कर रहे हैं उनमें यदि आप अनुपात निकालेंगे तो एक सरल अनुपात ही आएगा। इसका अर्थ है वह गुणित अनुपात के नियम का पालन करेंगे। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रासायनिक संयोगों के नियम का जो चौथा नियम है उसे हम कहते हैं गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम। और गैलुसैक के गैसीय आयतन का नियम क्या होता है, यह जो नियम था गैलुसैक ने, एक साइंटिस्ट है गैलुसैक, इन्होंने गैसों के आयतन के संदर्भ में उनके संबंध में क्या करा था, यह नियम प्रस्तुत किया था। और यह नियम क्या कहता है, यह नियम यह कहता है कि यदि कोई दो गैसें आपस में संयुक्त हो तो उनमें एक सरल अनुपात होगा, और यदि उनके द्वारा जो उत्पाद उत्पन्न हो रहा है, जो उत्पाद है दो गैसों के संयुक्त होने से जो उत्पाद बन रहा है, उनमें भी क्या होगा, एक सरल अनुपात होगा।
बशर्ते ताप तथा दाब क्या हो, समान हो, एक जैसे हो, वो परिवर्तित ना हो। तो लिख लेते हैं हम इस नियम को कि लिखते हैं जब समान ताप तथा दाब पर, समान ताप तथा दाब पर जब दो गैसें संयुक्त होती हैं, संयुक्त होती हैं अथवा बनती हैं, बनती है यानी कि उत्पाद बनता है, तो उनमें उनके आयतनों में, तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, सरल अनुपात होता है। तो अब इसको कैसे समझ सकते हैं? हमने कहा कि यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो हमने ले ली H2 और साथ में हमने क्या ले ली, दूसरी हमने क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली। अब इनसे जो बन रही है मान लेते हैं वो क्या बन रही है, गैस ही बन रही है, यानी कि जल वाष्प, यानी कि H2O, ये क्या है, जल वाष्प, यानी कि ये भी गैस है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन, और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब यदि हम इनके आयतनों की बात करें तो क्या नियम कह रहे हैं, समान ताप तथा दाब पर जब दो गैसें, तो कौन कौन सी, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले ली, संयुक्त होती हैं अथवा बनती हैं, तो संयुक्त हो रही है और उसके बाद जो उत्पाद बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, एक जल वाष्प यानी कि गैस बन रही है। तो उनके आयतनों में, यानी कि इन दोनों के आयतनों में एक क्या होता है, सरल अनुपात होता है। यानी कि मैं कहूं कि यदि मैं हाइड्रोजन के ले लूं 100 ml ले लूं और ऑक्सीजन का मैं क्या ले लूं 50 ml ले लूं, तो उससे जो तैयार होगा वह हमारा क्या होगा, जल वाष्प जो तैयार होगी वो 100 ml के बराबर होगी। और ml क्या है, मिलीलीटर। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये आयतन को प्रदर्शित कर रहा है। तो 100 मिलीलीटर आयतन का यदि हम हाइड्रोजन लें, उसमें 5 मिलीलीटर आयतन की ऑक्सीजन को मिला दें, तो हमें जो मिलेगी वो 100 मिलीलीटर क्या मिल जाएगी, जल वाष्प मिल जाएगी, जो भी अपने आप में गैस है। तो इनमें एक सरल अनुपात होगा, तो इनमें सरल अनुपात क्या है, 100 ml 50 ml, यानी कि 100 ml अनुपात 50 ml अनुपात निकालेंगे तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 1। और यही हमारा क्या है, एक सरल अनुपात है। आप यहां पर भी इसका भी निकालना चाहेंगे तो यह भी हमारा किसके बराबर आएगा, ये 100 है तो यहां पर 100 ही लिख लीजिए, 100 ml लिख लीजिए, तो क्या आएगा, 2 के बराबर। तो 2 अनुपात 1 अनुपात 2। तो यही इसके कहने का अर्थ था कि यदि दो गैसें आपस में मिल रही हैं तो उनके आयतनों में क्या होता है, एक सरल अनुपात होता है। और यही हमारा क्या है, गैलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम है। ये बिल्कुल नियम वैसे ही है जैसे हमारे सरल अनुपात का नियम अभी हमने पढ़ा था, वह द्रव्यमानों के संदर्भ में था, जबकि यह जो नियम है वह गैसों के आयतन के संदर्भ में है। अब हम यहीं से हम अगला लेते हैं, हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो 5वां नियम जो दिया गया है वह हमारा है अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो का नियम। और अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, अवोगाद्रो ने गैलुसाक के गैसीय आयतन संबंधी नियम को ही आगे जाकर के और अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसने ये कहा कि समान ताप तथा दाब पर, समान ताप तथा दाब पर किसी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या, किसकी संख्या, अणुओं की संख्या नियत रहती है, नियत रहती है मतलब कांस्टेंट रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अवोगाद्रो ने बाद में परमाणु में और अणु में अंतर भी समझाया, क्योंकि शुरुआत के समय में यह माना जाता था कि एक ही तत्व के 2 परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण नहीं कर सकते। अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर के तो अणु बना सकते हैं, लेकिन एक ही तत्व के परमाणु आपस में मिलकर के अणु नहीं बनाएंगे। लेकिन बाद में यह देखा गया कि एक ही तत्व के अणु आपस में मिलते हैं और एक परमाणु का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में मिलते हैं तो H2 बनाते हैं, तो H2 क्या है, वह एक अणु है हाइड्रोजन का, जबकि सिंगल H क्या है, हाइड्रोजन का एक परमाणु है।
इसी प्रकार ऑक्सीजन में देखें, ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में मिलकर के O2 यानी कि ऑक्सीजन का एक अणु बना रहे हैं। तो पहले इसको मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन अवोगाद्रो ने क्या किया, यह नियम भी प्रस्तुत किया। उसने अणु में और परमाणु में बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करके उसने बताया। फिर इन्होंने किस एग्जाम्पल से इसको बताया, इन्होंने कहा कि यदि हम एक बॉक्स लें और इस बॉक्स में 2 आयतन हाइड्रोजन गैस रख दें, हाइड्रोजन गैस लें, तो क्या है, H2 है, कितने वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम, और इसके साथ संयुक्त कर दें किसको, ऑक्सीजन को। इसका आयतन कितना है, 1 वॉल्यूम यानी कि 1 आयतन, तो लिखेंगे 1 आयतन क्या है हमारी, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो ये कहते हैं इससे जो हमें उत्पाद मिलता है, वह जो उत्पाद होता है वह 2 आयतन क्या मिलता है हमारे को, जल वाष्प प्राप्त होती है, जल वाष्प। तो जल वाष्प क्या है, जल की गैसीय अवस्था है। इसका अर्थ है यहां पर हमें क्या मिल गया, H2O। तो 2 आयतन हाइड्रोजन के साथ जब 1 आयतन ऑक्सीजन मिल रही है तो हमें 2 आयतन जल वाष्प मिल रही है। आप जानते हैं ये कैसे होगा, क्योंकि 1 ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन के परमाणु क्या होंगे, संयुक्त होंगे। इसका अर्थ है कि यदि 2 वॉल्यूम, क्योंकि आयतन हमने ले लिया, यदि 2 गुने आयतन में मान लेते हैं हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या मान लेते हैं 100 है, तो उससे आधे आयतन में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं 50। तो इन दोनों के संयुक्त होने से, क्योंकि फिर से 2 आयतन जल वाष्प मिल रही है, तो यदि आयतन 2 है तो, और 2 आयतन में कितने यहां पर हमारे को मिले थे अणु, 100 मिले थे, तो यहां पर हमारे को कितने मिलेंगे, यहां पर भी हमारे को 100 अणु ही प्राप्त होंगे, चाहे वो H2O के हों, जल वाष्प के ही होंगे। तो यही बात क्या करी थी, अवोगाद्रो ने स्पष्ट की। उसने कहा जब 2 आयतन हाइड्रोजन के साथ 1 आयतन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमें 2 आयतन जल वाष्प प्राप्त होती है। और ऑक्सीजन, अब कहीं पर भी ऑक्सीजन को कोई सिंगल एटम हमारे को नहीं मिलता, ऑक्सीजन का कोई सिंगल परमाणु हमें प्राप्त नहीं होता। और इनमें क्या होता है, एक सरल अनुपात होता है, 2:1:2, और यही हमारा क्या था, अवोगाद्रो का नियम था। तो ये दोनों चीजें आप देखेंगे एक जैसी हैं। गैलुसाक के गैसीय आयतन के नियम को ही बाद में अवोगाद्रो ने और अधिक स्पष्ट रूप से क्या करा, बताया, और साथ में यह भी बताया कि परमाणु और अणुओं में अंतर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने कही थी, समान ताप तथा दाब पर गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या नियत रहती है। ये जो लास्ट की लाइन है यही तो इसको प्रूव कर रही है कि यदि 2 आयतन में हाइड्रोजन हो और 1 आयतन में ऑक्सीजन हो, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से संयुक्त हो रही है, क्योंकि जल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से संयुक्त हो रहे हैं, तो इसके 100 हैं तो इसके केवल 50 ही इन 100 के साथ संयुक्त हो जाएंगे। तो कितने मिलेंगे, 2 आयतन जल वाष्प हमें प्राप्त होगी। तो मुझे लग रहा है अब आपको समझ में ये आ गया होगा। आप इसे नोट कीजिए। अब हम एक और नियम की चर्चा करेंगे, क्योंकि बाकी सारी बुक्स में जो रासायनिक संयोग के नियम हैं वहां पर एक तुल्य अनुपात का नियम भी बताया गया है, जिसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो इनको आप नोट कीजिए, फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। अभी हमने एनसीईआरटी की बुक में जो दिए हुए थे रासायनिक संयोग के नियम या रासायनिक संयोजन के नियम, जो 5 नियम दिए थे उन पर चर्चा करी। बहुत सी बुक्स में एक और नियम पे चर्चा होती है जो कि है तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब हम इसको भी देख लेते हैं, ये काफी आसान है, लेकिन प्यारे बच्चे इसमें थोड़ा सा आप ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखते हैं नियम क्या है। नियम है कि जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमानों में जो अनुपात होता है वही
अनुपात उनके बीच तब होगा जब वह अलग से संयोग करके किसी यौगिक का निर्माण करेंगे, किसी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो काफी आसान नियम है, अब इसे समझते हैं वर्ड टू वर्ड। इसके अनुसार जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो सबसे पहले दो तत्व ले लेते हैं। तो दो तत्व हम कौन कौन से ले रहे हैं, मान लेते हैं एक में ले रहा हूं कार्बन और दूसरा मैं तत्व ले रहा हूं, मान लेते हैं मेरा ऑक्सीजन है। ये किसी तीसरे तत्व से संयोग कर रहे हैं, तीसरा तत्व मैंने ले लिया, मान लेते हैं हाइड्रोजन है। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो क्या बनाएगा, हम जानते हैं मीथेन बना सकता है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ यदि क्रिया करेगा तो क्या बना सकता है, जल बना रहा है। तो पहला नियम क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, जब कोई दो तत्व कौन सा, पहला ये और दूसरा ये, किसी तीसरे तत्व, तीसरा तत्व कौन सा था, हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। अब निश्चित द्रव्यमान में देखिए क्या है, ये है CH4 और ये है H2O। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन के 4 हैं, परमाणु हैं। इसमें हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, केवल, तो इसको भी 4 बना लेते हैं। तो इसको हम 2H2O कर देते हैं। तो अब इसमें भी हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे, 2। तो बराबर कर लिए। अब साथ में क्या करें, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमानों में जो अनुपात होगा, तो अब पहले दोनों तत्व कौन से हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों में अनुपात। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, आप जानते हैं 12, पहले लिख लेते हैं C/H। तो कार्बन का कितना होगा, 12। अब कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 4 यानी कि 4। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो उसकी 4 में गुणा करेंगे क्योंकि 4 है तो 4 आ जाएगा। तो C/H हमें पता चल गया, कितना आ गया, 12/4। यहां पे देखें दोबारा से, तो अब हम यहां पर ले रहे हैं H/O, हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 दूनी 4, तो 4/H/। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2/O। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 16 परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, तो 16 दूनी 32। तो ये हो गया। तो अब देखिए हाइड्रोजन के दोनों समान हो गए। ये किसके थे, हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे थे ना हम। तो हाइड्रोजन के दोनों के लिए क्या हो गया, समान हो गए। तो क्या कहा इसने, जब कोई दो तत्व, कौन कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन, किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो तीसरा तत्व क्या था, हाइड्रोजन, उसका निश्चित द्रव्यमान दोनों के लिए क्या हो गया, 4 से संयोग करते हैं, तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमानों में जो अनुपात है, तो पहले दोनों तत्व कौन कौन से हो गए, C और O, C/O। तो इनके द्रव्यमानों में अनुपात, इसका द्रव्यमान क्या हो गया, 12 बच गया, और इसका अनुपात क्या बच गया, 32। इनमें जो अनुपात है, द्रव्यमानों में जो अनुपात होता है, वही अनुपात उनके बीच तब होगा जब वो अलग से संयोग करके यौगिक का निर्माण करेंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन यदि संयोग करते हैं तो क्या बना लेते हैं, हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। इनको संयुक्त करें तो क्या बन जाएगा, कार्बन अनुपात ऑक्सीजन करें तो कार्बन के कितना हो गया, 12, और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो क्या हो गया, 16 दूनी 32। तो क्या हो गया, 12/32। यहां पर भी 12/32 है, यहां पर भी 12/32 है। इसका अर्थ है यदि कार्बन और ऑक्सीजन सीधे एक दूसरे के साथ क्या कर ले, संयोग कर लें, तो उनके बीच भी 12/32 का ही अनुपात होगा। आप चाहें तो इसको सरल अनुपात पे बांट सकते हैं, 4 × 12 और 4 × 32, 3/8। यहां पर भी 3/8 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम होता है। तो प्यारे बच्चों, काफी आसान है, आपको मेरे को लगता है आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके कहीं पर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।